हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने मॉडल्स के सारे लेक्चर देख लिए होंगे और यूज़ टू आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यूज़ टू हमारा पार्शियल मॉडल चल रहा था। पार्शियल मॉडल क्या होता है? जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही मुझे बता देंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे यूज़ टू, और यूज़ टू का यूज़ हमने कहाँ तक देख लिया था? चारों सेंटेंसेस में देख लिया था। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ये सिर्फ मेन वर्ब का काम करता है, एज अ मॉडल यूज नहीं होता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। जो भी आपका नंबर चल रहा हो कॉन्सेप्ट का, वो लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, हमने किसको काट दिया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म को काट दिया था कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देख लिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये तो पता है कि ये मॉडल की तरह तो काम करेगी नहीं, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमेशा ही किसका काम कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम कर सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह यूज़ हो सकती है? मेन वर्ब की तरह ही यूज़ हो सकती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर पास्ट टेंस में क्यों नहीं यूज़ किया वर्ब की थर्ड फॉर्म को? फिर पास्ट इंडेफिनिट में तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है, वहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ ही नहीं होती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। और हम किसकी बात करते आ रहे थे? पास्ट इंडेफिनिट की बात करते आ रहे थे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते आ रहे थे तो वहाँ तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को काटा था। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने देखा कि मॉडल की तरह काम नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, आप पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ फिर इसको लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर इसको मैं लिखूंगी। तो देखिए, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि शी इज़ पुअर, शी इज़ पुअर, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूँ कि ही इज़ रिच, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूँ कि दे आर इंटेलिजेंट, ओके, दे आर इंटेलिजेंट। तो अब देखिए, मैंने जो अब मुझे बात कर रही हूँ मैं आपके को पुअर, रिच और इंटेलिजेंट के बारे में। तो जो ये पुअर है वो किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? शी में। शी के बारे में बता रहा है हमें कि जो शी है वो क्या है? पुअर है, गरीब है। दैट मीन्स कि ये जो पुअर है वो क्या कर रहा है? किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि भाई विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं, या मैं बोलूँ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और अगर हिंदी में बोले तो हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, तो हमने पुअर को क्या बोल दिया? एडजेक्टिव बोल दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें रिच की, तो रिच भी आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट भी आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये शी को, रिच, ही को और इंटेलिजेंट दे को एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, इनकी ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ ये जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, यूज्ड की अगर हम बात करें, यूज्ड एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज्ड एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम इसकी बात करें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी बात कर रहे हैं? यूज्ड की बात कर रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी वर्ब आपका एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है। कैसे? देखो, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं शी इज कंफ्यूज्ड, शी इज कंफ्यूज्ड, ऐसे ही अगर आपको मैं बोल दूं ही इज टायर्ड, शी इज कंफ्यूज्ड, ही इज टायर्ड। अब आपको पता है कंफ्यूज भी एक वर्ब होती है, टायर्ड भी एक वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंफ्यूज्ड है या वर्ड है, ये कंफ्यूज्ड किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? प्रोनाउन में। ऐसे ही टायर्ड किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? ही में, कि शी कंफ्यूज्ड है, दैट मीन्स उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कंफ्यूज है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर बोलूँ कि वो थकी हुई है, ठीक है, या वो थका हुआ है, तो हमने क्या किया कि ये जो कंफ्यूज्ड है या ये जो वर्ब की टायर्ड है, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंफ्यूज्ड और टायर्ड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन यहाँ पे ये इसमें विशेषता
बताने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा। चीजें समझ में आ रही है ना, ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा है, ये इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। और अगर विशेषता बताने का काम कर रहा है तो हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आई। तो ये डिफरेंस होता है आपका कि कब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब बोलेंगे। अब ये मेन वर्ब तब बोली जाती जब हम इसके बारे में इसके पहले क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये तो मेन वर्ब का काम कर रही है। और मेन वर्ब में भी ये कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब, देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है, डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको जब हम वर्ब का टॉपिक करेंगे। नाम से ही हमें पता लग रहा है, लिंक का मतलब लिंक करना, एक दूसरे को कनेक्ट करना। तो ये जो शी और कंफ्यूज्ड हमने लिखा है, इनके बीच में लिंक बता रही है, इनको लिंक कर रही है, इनको ज्वाइन करने का काम कर रही है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो इज ही है। तो कंफ्यूज ने यहाँ किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। आई थिंक जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और जिनको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है कि जिसको ये चीज़ ना पता हो उसको भी ये पता लगे। ठीक है, तो जिसको ये चीज़ें आती हैं तो वो ये ना सोचें कि इतना बेसिक से क्यों बता रही हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जिसको नहीं आता है, जो बिल्कुल ही बिगनर्स है, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इसको समझें, ताकि ये आप आगे आप जो मैं चीज़ें कराने वाली हूँ वो आपको चीज़ें समझ में आए। तो हमने यहाँ से देखा, एक कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया कि एडजेक्टिव, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं यूज्ड की, और कैसे, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो यूज्ड है वो किसकी तरह काम कर सकती है, एज अ एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम ऐसे बोल देते हैं ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, ठीक है, पेंटेड वॉल बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोकन जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पेंटेड जो है वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये तो इनमें मीनिंग ऐड कर रही है, और मीनिंग ऐड कर रही है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये सेंटेंस में किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही देखा कि वो किसकी तरह काम कर सकती है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन मॉडल की तरह कभी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे यूज्ड पे। अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज्ड की। तो देखिए, सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा था कि ही इज़ टायर्ड, दोबारा से लिख रही हूँ, ही इज़ टायर्ड। तो हमें पता लग गया कि जो टायर्ड है वो ही में मीनिंग दे रहा है। तो हमने इसको क्या बोला कि ये जो है वो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। और ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। इतना हमने सीख लिया। चलिए अब यही रूल हम अप्लाई करते हैं यूज्ड पे। तो अगर मैं आपको लिखूं ही इज़ यूज्ड, टायर्ड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, यूज्ड से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे ये क्या बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम तो इसको एडजेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब तो हमारे पास ऑलरेडी आ रही है, और क्यों इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यूज्ड हमने एज एन कैसे यूज करना चाह रहे हैं, हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करना चाह रहे हैं। अब मैंने लिखा ही इज यूज्ड, इसका मतलब तो ये हो गया कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। ही इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी का इस्तेमाल थोड़ी ना किया जाता है, किसी को इस्तेमाल थोड़ी ना कर सकते हैं, पर्सन को थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट मीन्स हमारे पास कोई सेंस नहीं निकल के आ रही, कोई भी सेंस निकल के नहीं आ रही हमारे पास। लेकिन अब अगर मैं इसी को लिख दूं, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया है जितना कॉन्सेप्ट, चीजें समझ में आई। अब यूज्ड के साथ जैसे ही हमने फिक्स किया टू को, इसका मीनिंग चेंज हो गया, और मीनिंग क्या बन गया,
आदत बन गया। रिपीटेड एक्शन को हमने क्या बोल दिया, हैबिट बोल दिया। अब जब तक हम यूज्ड लिख रहे थे खाली, तो इसका मीनिंग तो कुछ और ही आ रहा था, इस्तेमाल करना, मीनिंग तो इस्तेमाल करना आ रहा था, रिपीटेड एक्शन थोड़ी ना आ रहा था, और पर्सन का कोई इस्तेमाल थोड़ी ना हो सकता है, तो वो गलत हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ टू प्रीपोजिशन को फिक्स किया, तो ये मीनिंग किसका देने लग गया, हैबिट का, आदत का मीनिंग देने लग गया, एडिक्शन का मीनिंग देने लग गया। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि उसको आदत है, उसको आदत है। तो ये किस में मीनिंग ऐड कर रहा है, ही में मीनिंग ऐड कर रहा है। ये किस में मीनिंग ऐड कर रहा है, ही में ऐड कर रहा है। तो हमने इस यूज्ड टू को क्या बोल दिया, एडजेक्टिव बोल दिया। इस यूज्ड टू को क्या बोल दिया, एडजेक्टिव बोल दिया कि ही इज यूज्ड टू। ओके, दैट मीन्स कि उसको आदत है, उसको आदत है। तो जब हमने ये बोल दिया, आगे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। आगे हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे अभी देखेंगे। लेकिन आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर है कि हमने इसको क्यों बोला है एडजेक्टिव, क्यों बोला है एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये तो है हमारी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। ऊपर से रब कर रही हूँ, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार बाद में नोट कर लेना, या फिर साथ में नोट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रही है, और उसके बाद हम किसको लिख रहे हैं, यूज्ड टू को लिख रहे हैं। अभी सिर्फ यहीं तक की बात कर रही हूँ मैं स्ट्रक्चर की, आगे बताऊँगी जब उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि अब जो है ये यूज्ड टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये लिंकिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, आप कोई मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने इज लगाया है दैट मीन्स उसको आदत है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने वॉज लगा दिया तो हम बोलेंगे उसको आदत थी, उसको आदत थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यूज्ड टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और ये किसको एक्स्ट्रा मीनिंग देगा, सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा मीनिंग देगा। और यहाँ पे हमारी बीच में क्या आ रही है, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अभी तक हम कोई लिंकिंग, लास्ट क्लास में जितना भी हमने पढ़ा, हम कोई लिंकिंग वर्ब बीच में यूज़ नहीं कर रहे थे। तो वही मेन वर्ब का काम भी कर रही थी और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रही थी, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा। लेकिन अब लिंकिंग वर्ब बीच में अगर आ रही है तो हमने देखा कि ये क्या बन जाती है, एडजेक्टिव। तो यहाँ से समझाने का पर्पस क्या है मेरा, कि यहाँ पे जो ये यूज्ड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। जब वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। लेकिन जब आपने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हो आप, इसने एडजेक्टिव का काम किया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप हरियाणा के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी, क्योंकि आपकी ये जो इंग्लिश में करा रही हूँ, ये आप कोई भी एग्ज़ाम में आप इसको पढ़ के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई लो लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको डायरेक्ट वो अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या ये किसका काम कर रहा है। एडजेक्टिव लिख के दे देगा आपको, वर्ब लिख के दे देगा। अब आपको इसी में अगर वो चारों ऑप्शन दे देना, मेन वर्ब, मॉडल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, व्हाटएवर, तो आप तो क्या करके आएंगे, जल्दी से इसको मॉडल ही टिक करके आएंगे। ये श्योर है, गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आपने रट रखा है कि यूज टू जो है वो मॉडल होता है, यूज टू जो है वो मॉडल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि हमें तो छोटे लेवल का एग्जाम देना है, हम इतना डिटेल में क्यों पढ़े। इसको डिटेल में इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है कि अगर उसने आपको यूज्ड को अंडरलाइन करके पूछ लिया ना, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है या मेन वर्ब का काम कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बुक्स की तरह मैं आपको जल्दी से ख़त्म करा सकती थी कि इसके बाद वर्ब आ रही है, उसके बाद यूज्ड आ रहा है, तो आप उसको लिख लीजिए वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है। ठीक है, या हम उसको एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए कि जितना डिटेल में मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, बट अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका डाउट जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको समझ में आ गया है कि यूज टू को हम एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये है, लेकिन सेंटेंस में काम किसका कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सॉरी, वर्ब तो है ये, लेकिन किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको यहीं तक रखिए एक बार,
आगे की चीज़ समझाने के लिए मैं आपको पहले कोई और एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, कि वॉक करना जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing। ये क्या होता है? जिरंड होता है। वर्ब एडवांस में हम इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको कराऊंगी कि एग्जैक्टली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing होता क्या है। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैंने यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing, और मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसको अगर यूज़ कर रही हूँ तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही इसका मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? सब्जेक्ट आपके वो वर्ड्स होते हैं जो कि पूरा सेंटेंस क्या लिखा गया है, पूरा सेंटेंस क्या लिखा गया है, वो किसके बारे में लिखा गया है, जो भी सेंटेंस लिखा गया है वो किसके बारे में लिखा गया है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ इज गुड फॉर हेल्थ, किसके लिए आ रहा है? वॉकिंग के लिए आ रहा है कि भाई वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग जो है यहाँ पे किसका काम किया? इसने सब्जेक्ट का काम किया, और है तो वर्ब। अब हमें पता है वॉक वर्ब होती है, वॉक वर्ब होती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ing ऐड किया तो इसने किसका काम कर दिया? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का काम कर दिया तो हमारा या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये चीज़ हमें पता है कि हमारी सब्जेक्ट जो है वो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन तो हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन हमें इतना तो हमें पता ही है, तो प्रोनाउन हम इसको बोल नहीं सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है तो वर्ब, लेकिन ये काम सब्जेक्ट का कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? नाउन बोल दिया। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? नाउन बोल दिया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया है सभी को, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे इसी टाइम रोक के आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मुझे पता रहेगा कि आपको कहाँ डाउट आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing है वो किसका काम कर सकती है? नाउन का काम कर सकती है, ठीक है। इसको साथ साथ नोट जरूर करते रहना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, इजी रहे आपके लिए। चलिए तो अब बात करते हैं आगे। तो हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो ये अपने बाद में नाउन ले लेता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव है आपका वो भी दो तरीके से यूज़ होता है, इसका एट्रीब्यूटिव यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़, वो हम जब एडजेक्टिव करेंगे तब उसकी बात करेंगे। लेकिन इतना बेसिक तो हमें पता ही है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंस है, मीनिंग तो वही देगा। अगर मैं खाली लिख देती शी इज़ इंटेलिजेंट तो प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव यूज़ में इसका डिफरेंस आता, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो आपने देखा इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? नाउन लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आ जाता है हमारा, एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आ जाता है हमारा। तो अब एक चीज़ और हमें यहाँ से पता है कि हमने जो एक तो पूरा एडजेक्टिव है तो ये अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। ये एडजेक्टिव है तो ये अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। अब अगर ये अपने बाद यहाँ पे नाउन लेगा, और नाउन अगर कोई नाउन ही आ रहा है, पर्टिकुलर नाम ही आ रहा है, तब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम लिख देंगे सीधा। लेकिन अगर हमारे पास ये नाउन भी कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, नाउन भी एग्जाम्पल कराऊंगी तो समझ में आएगा। अगर ये कोई वर्ब आ रही है, दैट मीन्स मान लो गो, तो अब गो तो वर्ब ही होती है, उसको हम एज ए नाउन अगर यूज़ करना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर, क्योंकि एडजेक्टिव है तो ये अपने बाद नाउन ही लेगा, कुछ और नहीं लिख सकते। एडजेक्टिव है तो ये अपने बाद क्या लेगा? नाउन ही लेगा। और अगर नाउन ही लेगा तो नाउन हम किस तरीके से बना सकते हैं किसी भी वर्ब को? इसके ऊपर ing लगा के। अगर हम किसी भी वर्ब के ऊपर ing अगर लगा दें तो वो किसका काम कर सकती है? नाउन का काम कर सकती है, जो कि हमने अभी देखा ऊपर वाले सेंटेंस से कि वॉकिंग जो है वो किसका काम कर रही थी? नाउन का। तो अगर हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन चाहिए, लेकिन वर्ब आ रही है कोई, तो उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं? ing लगा देते हैं, जिससे कि वो हमारा नाउन बन जाएगा। तो अब गोइंग को अगर हम एडजेक्टिव के बाद यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हैं,
ठीक है। इसका एक रीज़न और भी दे सकती हूँ मैं। एक तो ये हो गया आपको एडजेक्टिव वाला रीज़न हो गया आपके पास कि एडजेक्टिव के बाद वो नाउन लेगा, तो वर्ब को आईएनजी लगाते हैं हम लोग, वर्ब को आईएनजी लगा के हम नाउन बना सकते हैं। दूसरा एक और रीज़न क्या हो सकता है, हमने देखा कि टू जो है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। टू है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, शायद मैंने पहले भी बताई होगी कि प्रीपोजिशन जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अब अगर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, अगर कोई नाउन किसी पर्सन प्लेस थिंग का कोई नाम ही आ रहा है आपके पास, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, नाउन ही आ गया, ऑब्जेक्ट ले लिया उसने, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई वर्ब आ रही है, टू के बाद कोई वर्ब आ रही है, तो अब अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो उसे हमें या तो नाउन, ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो अब वर्ब को हम प्रोनाउन तो बना नहीं सकते। अगर इसके बाद हमारे पास वर्ब आ रही है तो हम उसको प्रोनाउन तो बना नहीं सकते, तो हम उसको नाउन ही बनाना पड़ेगा। और नाउन हम कैसे बना सकते हैं, आईएनजी लगा के बना सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से, जैसे आपको याद रहे, आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज एन एडजेक्टिव देखेंगे तो भी उसको अपने बाद नाउन चाहिए, तो आईएनजी लगा के वर्ब को नाउन बना लेंगे। अगर हम टू को देखें तो प्रीपोजिशन है, तो हम उसमें आईएनजी लगा के इसको क्या बना लेंगे, प्रीपोजिशन बना लेंगे। लेकिन देखो, प्रीपोजिशन तो ये तब भी था जब हमने लास्ट क्लास की, प्रीपोजिशन तो ये तब भी था, लेकिन तब हमने गो को गोइंग नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा था, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको आईएनजी नहीं बनाया, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपकी ये जो हर एक छोटी छोटी चीज़ें कि वहाँ हमने आईएनजी क्यों नहीं लगाया, अब हम इसके बाद आईएनजी क्यों लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ये आईएनजी एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने गो को गोइंग नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा तो हमें उसको नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब तो लिख नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि शी इज यूज्ड टू गो देयर, शी इज यूज्ड टू गो देयर, अगर मैं इज ना लिखती तो हम क्या कह देते, शी यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करती थी। रिपीटेड एक्शन दिखा देते हैं हम, रिपीटेड एक्शन दिखा देते। लेकिन अब सिर्फ मैं अगर इतना सेंटेंस पढ़ूं कि शी इज यूज्ड टू, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको आदत है, उसको आदत है, शी इज़ यूज्ड टू, तो क्या आदत है उसको, वहाँ जाने की। अब हमने देखा कि यूज्ड टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और अब अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब आ रही है, अब इस वर्ब तो आ नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन हम नाउन कैसे बना सकते हैं इस वर्ब को, इस पे आईएनजी लगा के नाउन बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, गोइंग लिखना पड़ेगा कि शी इज़ यूज्ड टू गोइंग देयर, उसको आदत है क्या करने की, वहाँ जाने की, उसको आदत है वहाँ जाने की। तो यहाँ पे यूज टू जो है वो हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए हमने गो को काट के क्या किया, गोइंग किया। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि ही इज यूज्ड टू डू हिज वर्क, ही इज यूज्ड टू डू हिज वर्क, ठीक है। तो ही इज यूज्ड टू डू, अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लिंकिंग वर्ब आ रही है, और लिंकिंग वर्ब आ रही है दैट मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो नाउन चाहिए, ये तो वर्ब है, तो हमें डू की जगह पे क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा, डूइंग करना पड़ेगा। तो डू की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, डूइंग करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि यू शुड नॉट यूज्ड टू स्मोक, यू शुड नॉट यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस लिखा। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यू शुड, मॉडल आ गया। अब मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पहला एरर,
मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, यू शुड नॉट बी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सबसे फालतू वर्ब हमारे पास क्या होती है, बी। जब कुछ भी वर्ब गिवन ना हो तो बी की फॉर्म्स लगा दो, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा यू शुड नॉट बी यूज्ड। अब यूज्ड टू, ठीक है, ये तो लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंक कर रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यूज्ड टू किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके बाद नाउन चाहिए, लेकिन स्मोक तो वर्ब है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मोकिंग। तो यहाँ पे हमें ing लगाना पड़ेगा। तो यू शुड नॉट बी यूज्ड टू स्मोकिंग, तुम्हें आदत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आदत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये एडजेक्टिव का अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing, और ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा, ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नाउन है, इसको सेंटेंस में बोलेंगे कि ये नाउन है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपको ये रट्टा नहीं मारना है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद यूज टू आ रहा है, तो हम क्या लिख दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लिख दें। और अगर सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब नहीं आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें। यहाँ पे भी आप फंस जाओगे। कैसे, देखिए सेंटेंस, अगर मैं आपको लिखूँ कि दिस कार इज यूज्ड टू गो देयर, दिस कार इज़ यूज्ड टू गो देयर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। तो जिन्होंने ये रट्टा मारने की सोची थी कि हम ये रट्टा मार लेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, उसके बाद यूज्ड टू आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है, डायरेक्ट यूज्ड आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सेंटेंस अब पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब हम पढ़ते हैं, दिस कार इज़ यूज्ड टू। अगर हम इस तरीके से पढ़ें इसको कि यूज्ड टू को हम क्या माने, एडजेक्टिव, ठीक है, यूज्ड टू को क्या माने, एडजेक्टिव। तो क्योंकि लिंकिंग वर्ब आ रही है तो आप इसको क्या मानेंगे, एडजेक्टिव मानेंगे। अब एडजेक्टिव अगर मानेंगे दैट मीन्स ये किस में एक्स्ट्रा मीनिंग दे रही है, कार में। अब हम कह रहे हैं कार को आदत है, अब हम क्या कह रहे हैं, कार को आदत है वहां जाने की। अब बताइए क्या कोई सेंस निकल के आ रही है कि कार को वहां आदत है वहां जाने की, कार को वहां आदत है जाने की। अब अगर आप ये सिर्फ रट्टा मारा होता आपने कि सब्जेक्ट आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रही है, यूज टू आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करते, गो की जगह पे गोइंग कर देते आपके अकॉर्डिंग, तो ये सही होना चाहिए था। लेकिन ये तो सेंटेंस बना ही नहीं है आपका, गलत हो गया कि कार को आदत है वहां जाने की। अब कार को थोड़ी ना आदत हो सकती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस कार को यूज किया जाता है वहां जाने के लिए, इस कार को यूज किया जाता है वहां जाने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कार इज यूज्ड, दिस कार इज यूज्ड। और ये जो टू है ये किसके साथ काउंट होगा, गो के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये जो यूज्ड है ना, यहाँ पे ये इसके साथ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये जो टू है वो गो के साथ में प्रोनाउंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज्ड का मीनिंग आपके पास निकल के आया वो क्या निकल के आया, इस्तेमाल करना, कि इस कार को इस्तेमाल किया जाता है कहाँ जाने, क्या करने के लिए, वहाँ जाने के लिए। तो अब जो ये टू है वो यूज के साथ फिक्स नहीं है, ये जो टू है वो यूज के साथ फिक्स नहीं है, ये तो किसके साथ चला गया, गो के साथ चला गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ तो यहाँ पे ये जो इज़ है ये कोई लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये सेंटेंस आपने पैसिव में लिख दिया, ये सेंटेंस आपने पैसिव में लिख दिया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिस कार इज़ यूज टू गो देयर बाय मी, मेरे द्वारा इस कार को यूज़ किया जाता है कहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, तो आपने इसको पैसिव बना दिया। अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई यूज़ दिस कार टू गो देयर, ठीक है, इसको मैं अगर ये लिख देती बाय मी, ध्यान से समझना इसको, जिसको ना समझ में आया हो तो इसी को मैं लिख सकती थी, आई यूज़ दिस कार टू गो देयर, आई यूज़ दिस कार टू गो देयर। मीनिंग तो दोनों का सेम ही है कि मैं इस कार को यूज़ करती हूँ वहाँ जाने के लिए, और एक बोला जा रहा है कि ये कार इस्तेमाल की जाती है किसके द्वारा, मेरे द्वारा वहाँ जाने के लिए। मीनिंग तो दोनों में सेम ही आ रहा है, एक को हमने पैसिव में लिख दिया, एक को हमने एक्टिव में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो टू है वो गो के साथ में चला गया है। अब जो यूज्ड है ये यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और ये पैसिव में आपकी बन गई हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव में आपकी बन गई हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ पैसिव की बात कर रही हूँ मैं आपकी, ठीक है।
समझ में आया? तो ऐसे ही अगर आप इसका एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव तो ये बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि यूज़ का मीनिंग आपने देखा कि आपके पास यूज़ का मीनिंग क्या निकल के आया है, इस्तेमाल करना, ना कि कोई आदत। ठीक है, तो ये समझाने का पर्पस क्या है कि ये रट्टा नहीं मारना कि सब्जेक्ट आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है, यूज टू आ रहा है, तो आप हमेशा ही वर्ब को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बना देंगे। नहीं, आपको देखना है कि वो किस सेंस में आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का, वो किस सेंस में आपकी सेंस निकल के आ रही है, आपके पास मीनिंग निकल के आ रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। ठीक है, ओके, चलिए तो अब अगला सेंटेंस देखिए। अगले सेंटेंस पे हम बात करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिख रही हूँ आपके लिए, आपको देखना है वो सही है या नहीं, या कोई गलती है उसके अंदर। वीडियो पॉज करके पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या कहते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आपने सही किया है या नहीं। तो चलिए देखिए, मैं आपको 2 सेंटेंस लिख रही हूँ। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स। एंड ऐसे ही मैंने आपको बोला कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। ओके, तो अब वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। देन इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। अब देखिए, हम अगर इतना सेंटेंस पढ़ें कि कैमल्स आर यूज्ड टू, कैमल्स आर यूज्ड टू, अगर हम इसको क्या माने, एडजेक्टिव माने। अगर हम इसको एडजेक्टिव माने तो हमारे पास मीनिंग क्या आ रहा है कि कैमल्स को आदत है। बिल्कुल, कैमल्स को आदत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो हैवी लोड्स जो हैं वो लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि कैमल्स को आदत है क्या करने की, हैवी लोड्स कैरी करने की। अब अगर यूज टू एडजेक्टिव की तरह कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरी सेंस दे रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। अब अगर नाउन चाहिए तो हमें वर्ब पे आईएनजी लगाना पड़ेगा। हमने आईएनजी ही लगाया है, दैट मीन्स कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है कि कैमल्स को आदत होती है हैवी लोड्स कैरी करने की। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कैमल्स आर यूज्ड टू। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो अब हम देखें कि अगर हम इतना पढ़ें कि कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स को इस्तेमाल किया जाता है। कैमल ऊपर लिख लेना, कैमल्स को आदत है, और इसमें लिख लेना कैमल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टू है वो किसके साथ आ रहा है, कैरी के साथ आ रहा है। बिल्कुल, कि कैमल्स को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए, हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताइए कि आप कौन से को काटेंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस का रट्टा हमें नहीं मारना है, या स्ट्रक्चर्स का रट्टा हमें नहीं मारना है, हमें सेंटेंस के सेंस को समझनी है। मैं फर्स्ट लेक्चर से बोलती आई हूँ कि आपको हमेशा सेंटेंस के सेंस को, सेंटेंस के मीनिंग को समझना है। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों सेंस निकल के आ रही हैं, तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही हैं। तो एग्जाम में ना तो इसमें नो एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, और इसमें भी कोई एरर नहीं है, दोनों ही नो एरर है, दोनों में ही कोई एरर नहीं है। लेकिन जो हमने कार वाला केस किया था, ऑब्वियसली उसमें ये नहीं आ सकता था, क्योंकि कार को आदत नहीं हो सकती। ठीक है, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, एक सेंटेंस और देखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर। कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर। वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। तो अब मुझे बताइए कि क्या कोई एरर है, या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें, अब अगर मैं इसको क्या मानूं, एडजेक्टिव मानूं, यूज टू को अगर मैं क्या मानूं, एडजेक्टिव मानूं, तो मीनिंग आ रहा है कैमल्स को आदत है, कैमल्स को आदत है। ठीक है, कैमल्स को आदत है, कैसे, बिना पानी के रहने की। बिल्कुल, मीनिंग आ रहा है कि भाई कैमल्स को आदत होती है, वो बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब अगर ये एडजेक्टिव का मीनिंग दे रहा है, अगर ये एडजेक्टिव का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ लिव की जगह पे क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, क्योंकि लिव तो एक वर्ब है, और उसको नाउन बनाने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, नाउन बनाने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, इसी सेंटेंस को मैं वापस लिख रही हूं, ध्यान से समझना। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं, यही लिख रही हूं सेम, कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर।
कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर। अब अगर मैं यूज्ड को किसकी तरह देखूं, इस्तेमाल करने की तरह देखूं कि कैमल्स आर यूज्ड, और टू को किसके साथ देखूं, लिव के साथ। तो अगर मैं इसको एज अ वर्ब देखूं, कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स को इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी के रहने की। क्या कोई सेंस आपके पास आई? नहीं, कि कैमल्स को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी के रहने के। कोई सेंस नहीं निकल के आ रही हमारे पास, दैट मीन्स कोई सेंस नहीं निकल के आ रही, तो ये वर्ब नहीं है, ये कंप्लीट ही किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। और हमें लिव को लिविंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा इस्तेमाल करने की सेंस हमारे पास आ ही नहीं रही है सेंटेंस में, जैसे हमें कार वाले सेंटेंस में आ रही थी। क्लियर है? तो ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो आपको कॉन्सेप्ट, आपको सेंटेंस का मीनिंग ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ रट्टा मार लिया और सेंटेंस उसने आपसे इस तरीके से पूछ लिया, तो फिर आप क्या करेंगे। क्लियर है चीज़ें? चलिए एक नोट बनाइए, नोट करके लिखेंगे हम लोग, नोट करके लिखेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हम लिख देते हैं हार्ड वर्क और एक लिख देते हैं वर्क हार्ड। एक हम लिख देते हैं हार्ड वर्क और एक हम लिख देते हैं वर्क हार्ड। अब हार्ड वर्क बोला तो हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की। हार्ड वर्क, ठीक है भाई, उसने हार्ड वर्क किया, दैट मीन्स कि उसने मेहनत की, हार्ड वर्क किया। हम किसकी तरह बोल रहे हैं, नाउन की। तो दो वर्ड्स ने मिलके क्या बना दिया, नाउन, और उसको हम क्या बोल देते हैं, नाउन कंपाउंड। जब भी आपके पास किसी एक नाउन में कोई नाउन है आपके पास, उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। सॉरी, तो ये जो हार्ड वर्क है ये नाउन कंपाउंड है। लेकिन हम बोलते हैं कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो हम क्या कहते हैं, मेहनत करो, वर्क हार्ड, ठीक है, कि मेहनत करो। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो वर्ब है, यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख लो कि जो वर्ब है, जो वर्क है वो वर्ब है, और हार्ड जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब जो है वो क्या होता है, जो वर्ब को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कह देते हैं। तो ऊपर वाले में तो हार्ड वर्क क्या है, नाउन है, लेकिन जैसे ही हमने इसको लिखा कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, तो हमने क्या किया कि हार्ड जो है वो एडवर्ब है और वर्क जो है वो वर्ब है। अब देखिए इसको सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज करेंगे, इतना नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूं कि ही इज used to hard work, he is used to hard work, और एक सेंटेंस मैं आपको लिख रही हूँ, he is used to work hard, he is used to work hard, ठीक है। दो सेंटेंसेस लिखे। अब वीडियो पॉज करके एक बार एरर सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। तो अगर मैं बोलूँ ही इज़ यूज्ड टू हार्ड वर्क, अब हमें पता है हार्ड वर्क तो क्या होता है, नाउन होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि हार्ड वर्क तो नाउन होता है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि यूज्ड टू, अब एडजेक्टिव की तरह ही देखो इसको, क्योंकि ही इज़ यूज्ड इस्तेमाल करने की तरह पर्सन के लिए तो आ नहीं सकता। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ यूज्ड टू, उसको आदत है क्या करने की, मेहनत करने की। अब अगर मैंने ऑलरेडी हार्ड वर्क नाउन लिखा है तो आपको इसको वर्क की जगह वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही नाउन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई नाम ऑलरेडी ही हमारे पास आ रहा है, कोई नाउन ऑलरेडी ही हमारे पास आ रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो अपने आप में सही है, क्योंकि ये अपने पहले ही सही नाउन दे रहा है, हमें वर्ब को नाउन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही नाउन है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ ही इज़ यूज्ड टू वर्क हार्ड, मीनिंग तो वही आ रहा है कि उसे आदत है मेहनत करने की, लेकिन अब उसने क्या किया कि उसने लिख दिया वर्क हार्ड, दैट मीन्स कि आपको वर्ब दे दी, उसने क्या दे दी, वर्ब दे दी। अब मीनिंग तो वही आ रहा है, उसको आदत है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमें इस वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा, और नाउन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्किंग। तो ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मीनिंग दोनों में ही सेम है, लेकिन हमने एक में नाउन लिखा है और एक में वर्ब लिखी है। नाउन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने नाउन ही रहने दिया उसको, लेकिन जब हमने वर्ब लिखा तो उसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव के लिए। और नाउन हम कैसे बनाते हैं, आईएनजी लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हुई हैं चीज़ें, अगर नहीं भी हैं, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपका जो यूज टू पार्शियल मॉडल था वो कंप्लीट हो गया है, यूज टू पार्शियल मॉडल आपका कंप्लीट हो गया है। तो बाकी का जो लेक्चर है, नया मॉडल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतने पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।